अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। हाँ, वो इज़्तिरारी लहजे में बोला, क्यों नहीं, ज़रूर, अदालत जो भी डॉक्यूमेंट देखना चाहेगी मैं बखुशी पेश कर दूँगा। आपका ये वादा भी अदालत के रिकॉर्ड पर महफूज हो चुका है हाजी साहब, मैंने मायना खेज अंदाज में कहा। अब ज़रा अरबों की बात कर ली जाए। मेरा इशारा अहले अरब की तरफ नहीं है, बल्कि मैं 100 करोड़ के मजमूए वाले अरब की बात कर रहा हूँ। छोटा हाजी विटनेस बॉक्स में खामोश खड़ा घूरती हुई नज़र से मुझे देखता चला गया। मैंने उसकी ईमानदाना नज़र की परवाह किए बगैर ठहरे हुए लहजे में पूछा, मेरे मुवक्किल ने मुझे बताया कि साल भर पहले आपको यानी हाजी कॉरपोरेशन को 3 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा था। इस खसारे ने तो हमारी कमर तोड़कर रख दी है वकील साहब, उसने हमदर्दी समेटने वाले लहजे में जवाब दिया। इस नुकसान के फिगर को देखकर ही तो ये पता लगता है कि इन कारोबार में फ़ायदा भी इसी हिसाब से होता होगा, है ना? जी बिल्कुल, अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा होता तो हम अपने इन्वेस्टर्स को इतना भारी मुनाफा कैसे दे सकते थे, उसने कहा। जब से हमें ये 3 अरब का नुकसान हुआ है, सारे इन्वेस्टर्स हमसे खफा हैं, क्योंकि पिछले 1 साल से हम इन्हें मुनाफा नहीं दे रहे और ना ही इस पोजीशन में हम रहे हैं कि माहाना मुनाफा दे सकें। ये पोजीशन अब कभी भी बहाल नहीं होगी हाजी साहब, मैंने वाशिकाव अल्फाज में कहा, फिर धमकी आमेज अल्फाज में इजाफा कर दिया। आपकी बाकी उम्र जेल में चक्की पीसते गुजरेगी और इस मसरूफियत ख़ास में आपको हर 10 मिनट के बाद अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने का ख्याल भी नहीं आएगा। मुझे सख्त एतराज़ है जनाबे वाला, वकील इस्तगासा का पैमाना सब छलक उठा। मेरे फाजिल दोस्त मोअज़्ज़िज़ गवाह की ज़ात को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ये बुनियादी अखलाकी उसूलों के मनाफी है, लिहाजा मौसूफ को ऐसी हरकत से बाज रहने की तलकीन की जाए। ऑब्जेक्शन सस्टेंड। जज ने वकील इस्तगासा की फरियाद पर एक्शन लेते हुए मुझे हिदायत दी, बेग साहब, आप गवाह के मुस्तकबिल में झांकने की बजाय ज़ेर समाअत मामलात पर फोकस करें। कोई शख्स कोर्ट रूम से अपने घर जाएगा या जेल की संगलाख दीवारों के पीछे, ये फैसला करने के लिए अदालत मौजूद है। वकील इस्तगासा ने जज के रिमार्क पर मुझे ऐसी नज़र से देखा जैसे इसने कोई अजीम कारनामा अंजाम दे डाला हो। मैं आगे उसके मोअज़्ज़िज़ गवाह के साथ क्या करने वाला था, इसके वहम गुमान की वहाँ तक रसाई नहीं थी, इसलिए मैंने इसे खुशफहमी में मुब्तला रहने दिया और जज की ताकीद के मुताबिक मैंने खुद को छोटे हाजी पर फोकस कर लिया। हाजी साहब, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, आपने मोअज़्ज़िज़ अदालत के सामने एतराफ़ किया है कि हाजी कॉरपोरेशन के कारोबार में अरबों का प्रॉफिट होता रहा है। जज साहब ने आपके मुस्तकबिल में झांकने पर पाबंदी आयद कर दी है, लिहाजा मैं आपके माजी के हवाले से एक सीधा और मासूम सा सवाल करने की जिसारत कर रहा हूँ। मैंने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ़ करके जज की तरफ देखा, फिर दोबारा हाजी फजल हुसैन की जानिब मुतवज्जा होते हुए सवाल किया, क्या मैं ऐसा सोचने में हक़ बजानिब हूँ कि आप अपनी अरबों की इनकम पर हर साल हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स अदा करके कौमी ख़जाने का भला करते होंगे? इसका गंदमी चेहरा यकायक सियाह रंगत इख्तियार कर गया। इसे मुझसे ऐसे ख़तरनाक सवाल की तवक्को ख्वाब ख्याल में भी नहीं होगी, लेकिन था वो खासा काइयाँ बंदा। उसने चंद लम्हात में खुद को संभाल लिया। जी बिल्कुल, वो अंदरूनी बेचैनी को काबू में लाते हुए बोला, जब हमारा हर कारोबार पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक है तो फिर हम अपनी आमदनी को भला छुपाएंगे क्यों? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है हाजी साहब, मैंने सपाट आवाज़ में कहा। आप हर साल हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स देते हैं या नहीं? देते हैं बाबा, बिल्कुल देते हैं, वो बरहमी से बोला। मुझे उम्मीद तो नहीं कि आइंदा आपको इस अदालत में पेश होने का मौका मिलेगा, लेकिन फिर भी एहतियातन मुझे ये कहना होगा कि आप अगली पेशी पर जब अदालत में तशरीफ़ लाएं तो अपने साथ तमाम कारोबार और इनकम टैक्स की अदायगी का रिकॉर्ड लाना हरगिज़ न भूलिएगा, वरना आपके लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो जाएगी जिसके आप मुतहम्मिल नहीं हो सकते, क्योंकि आपने पहले ही खुद को बहुत बड़े अज़ाब में डाल रखा है। आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है वकील साहब, वह तंज़िया लहजे में बोला, मैं अपना अच्छा बुरा खुद समझता हूँ। आपने मुझसे वास्ता पढ़ने से पहले हमेशा अपना अच्छा ही सोचा और समझा, क्योंकि बुरे से कभी आपका पाला ही नहीं पड़ा था, लेकिन अब वक्त बदल चुका है हाजी साहब, मैंने मायना खेज अंदाज में कहा।
वैसे हाजी कॉरपोरेशन अपनी एक नई और जुदागाना तारीख मुरतब कर रही थी कि मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा तो वो इज़्तिरारी लहजे में पूछ बैठा, अब कौन सी तारीख का जिक्र कर रहे हैं? क्या 8 जनवरी का, जब बड़े हाजी साहब को आपके मुवक्किल ने फना के घाट उतार दिया था? बिल्कुल नहीं, मैंने पूरी कतियत से जवाब दिया। मैं दीवार पर लटके हुए कैलेंडर की तारीख की नहीं बल्कि इस दुनिया की बिजनेस हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। आज तक इस दुनिया की तारीख में किसी बड़े से बड़े मालियाती इदारे ने ऐसी कोई स्कीम लॉन्च नहीं की जिसमें इन्वेस्टमेंट पर माहाना 10% मुनाफा मिलता और कर्ज लेने की सूरत में माहाना 5% सूद देना पड़ता। इस हैरत अंगेज स्कीम का फ़ायदा उठाकर तो कोई भी आपकी कॉरपोरेशन को बड़ी आसानी से चूना लगा सकता है। वो कैसे? छोटे हाजी के मुंह से बेसाख्ता निकला। हाजी साहब, सीधी सी बात है, मैंने मुतदिल अंदाज में कहा। कोई मियाँ बीवी या कोई दो दोस्त या कोई भी दो अफराद आपस में मिल जाएं, इनमें से एक हाजी कॉरपोरेशन से मिसाल के तौर पे 10 लाख का लोन ले ले जिस पर इसे माहाना 5% मार्कअप देना होगा। दूसरा इसी 10 लाख की रकम को एक इन्वेस्टर की हैसियत से हाजी कॉरपोरेशन के बिजनेस में लगाकर माहाना 10% मुनाफा कमाता रहे, यानी रकम आपकी और फ़ायदा कोई और उठाए। लेकिन आप ऐसा होने थोड़ी देंगे। ये माया जाल तो आपने खुद को अमीर और अपने क्लाइंट्स को गरीब बनाने के लिए फैला रखा है, लिहाजा हर साल 6 माह के बाद अरबों का खसारा तो जाहिर करना पड़ेगा। मैंने चंद सेकंड तवक्कुफ करके एक बोझल सांस खारिज की, फिर छोटे हाजी को अपनी जिरह के फंदे में कसने की गर्ज से एक अहम सवाल किया। हाजी साहब, आपने मेरे मुवक्किल को 4 लाख की इन्वेस्टमेंट का झांसा देकर इसका जो आबाई मकान अपने नाम करवा लिया था वो अभी तक आप ही की मिल्कियत है या आपने इसे किसी और पार्टी को फरोख्त कर दिया है? इस घर में हमारी कॉरपोरेशन का एक कर्जदार शकील नामी शख्स रिहाइश पजीर है, उसने बताया। अलबत्ता जब तक शकील हमारा सारा कर्जा वापस नहीं कर देता वो घर मेरे ही नाम रहेगा। मतलब 4 लाख कर्ज की असल रकम और इस रकम पर माहाना 5% सूद को शामिल करके जो अमाउंट बनेगा वो शकील को हर सूरत अदा करना होगा। जाहिर सी बात है, वो जोर देकर बोला। क्या आपके इस कर्जदार के एक से ज़्यादा नाम हैं? मैंने सरसरी अंदाज में सवाल किया ताकि इससे किसी किस्म का शुबा ना हो। नहीं तो, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, इसका तो एक ही नाम है और वह शकील नामी शख्स अपनी फैमिली के साथ पिछले लगभग 1 साल से महमूदाबाद वाले इस घर में रह रहा है जो आपने मेरे मुवक्किल से हथिया लिया था। अगर आप हथिया लिया के अल्फाज अपने सवाल से निकाल दें तो मेरा जवाब हाँ में होगा। वो सोचती हुई नज़र से मुझे देखते हुए बोला, क्योंकि मैंने मुलजिम से वो मकान हथियाया नहीं बल्कि 4 लाख की इन्वेस्टमेंट के बदले में ख़रीदा था। वो इन्वेस्टमेंट जिस पर आपके मुवक्किल ने 80,000 का मुनाफा भी उठाया था। अब वो इन्वेस्टमेंट कहाँ है? मैंने करख्त लहजे में इस्तफसार किया। और माहाना 40,000 का मुनाफा मिलना क्यों बंद हो गया? 1 साल का मुनाफा 4,80,000 बन जाना है। असल रकम 4 लाख को भी शामिल कर लिया जाए तो कुल मिलाकर 8,80,000 हो जाएंगे। आप ये अमाउंट मेरे मुवक्किल को कब दे रहे हैं? हमारी कॉरपोरेशन के हालात आपके सामने हैं। भाड़ में गई तुम्हारी फ्रॉड कॉरपोरेशन, मैंने किताब कलामी करते हुए जारहाना लहजे में कहा। मुझे तुम जैसे लोगों से कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी तमाम तर हमदर्दियाँ अपने मुवक्किल के साथ हैं। बताओ, तुम महमूदाबाद वाला वो मकान कब मेरे मुवक्किल के नाम पर ट्रांसफ़र कर रहे हो? जैसे ही हमारी कॉरपोरेशन के हालात सही होंगे हम अपने इन्वेस्टर्स की एक एक पाई अदा कर देंगे। वो मिस्कीन सी सूरत बनाकर बोला। ऐसा दिन कभी नहीं आने वाला फजल हुसैन, मैंने जहरीले अंदाज में कहा। फिर जज की जानिब देखते हुए इजाफा किया, जनाबे आली, यह हाजी जिस शख्स को शकील बता रहा है इसका असल नाम तुफैल है और वो अपनी फैमिली के साथ नहीं बल्कि अकेला ही इस घर में रह रहा है। वो सिर्फ रात को वहाँ सोने के लिए जाता है, दिन भर वो घर बंद रहता है। मैंने कई दिन की रिसर्च के बाद ये राज पाया है। मोअज़्ज़िज़ अदालत मेरे बयान की तस्दीक के लिए अभी किसी को भेजकर अहले महल्ला से पूछताछ करवा सकती है। मज़कूरा मकान गली नंबर 4 महमूदाबाद में वाक़ है और इस मकान का नंबर ये है। और सबसे अहम बात यह कि मैंने ड्रामाई अंदाज में तवक्कुफ़ करके हाज़रीन अदालत पर एक तायराना निगाह डाली, फिर इंकिशाफ अंगेज़ लहजे में कहा, तुफैल नामी वो शख्स हाजी फजल हुसैन का ख़ास आदमी है। मेरे मुवक्किल ने वक़्फ़े की सपैर इसी तुफैल को हाजी कॉरपोरेशन के वेटिंग हॉल में बैठे देखा था और तुफैल ने सर्दी से बचाव का ढोंग रचाकर अपने हाथों पर ऊनी दस्ताने भी पहन रखे थे।
استغاثہ کے معزز گواہ فضل حسین نے ایک تیر سے دو شکار کرنے کا خونی کھیل کھیلا تھا۔ ایک طرف یہ اپنے بزنس پارٹنر کو ٹھکانے لگا کر پورے بزنس پر اکیلا قابض ہونے کا خواہشمند تھا، تو دوسری جانب اس چال باز نے میرے موکل کو خاموش کرنے کے لیے اسے حاجی شفیق احمد کے قتل میں ملوث کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ لیکن ملزم کی قسمت اچھی تھی کہ اس کا کیس میرے ہاتھ میں آ گیا۔ دیٹس آل یور آنر۔ ادھر میرے دلائل ختم پذیر ہوئے، ادھر فضل حسین تیورا کر وٹنس باکس کے 24 فرش پر دھڑام سے گرا۔ میں نے اس انداز میں اس کی گھناؤنی سازش کا پردہ فاش کر دیا تھا کہ اسے کٹہرے کی ریلنگ تھامنے کا بھی موقع نہیں مل سکا تھا۔ آئندہ پیشی پر عدالت نے میرے موکل مقصود کو باعزت بری کر دیا۔ پچھلی پیشی پر میں نے فضل حسین اور طفیل کو جس کھلے انداز میں بے نقاب کیا تھا، اس کے بعد پولیس نے کچھ زیادہ ہی مستعدی دکھاتے ہوئے اسی روز فضل حسین اور طفیل کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ وہ دونوں وائٹ کالر کرمنل تھے۔ پولیس کسٹڈی میں وہ 2 گھنٹے تک بھی تفتیش کا سامنا نہ کر سکے اور انہوں نے ذہنی اور جسمانی تشدد سے محفوظ رہنے کے لیے بڑی شرافت سے اقبال جرم کر لیا تھا۔ رہائی کے 1 ہفتے بعد مقصود اور نوشابہ مجھ سے ملنے اور میرا شکریہ ادا کرنے آفس آئے۔ ہمارے درمیان آدھے گھنٹے تک باتیں ہوتی رہیں۔ اس دوران میں نوشابہ نے اچانک مجھ سے پوچھ لیا، بیگ صاحب، کیا آپ کو واقعی کسی سماجی تنظیم نے مقصود کا کیس سونپا تھا؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور دریافت کیا، کیا آپ کو اس میں کسی شک کی گنجائش دکھائی دیتی ہے؟ ایسی بات نہیں ہے بیگ صاحب، مقصود نے جلدی سے کہا۔ دراصل ہم کئی دن سے اس بارے میں سوچ رہے تھے، کیونکہ ان سماجی اور فلاحی اداروں کی ساکھ پر عموماً سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ اور حاجیوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا تمام حاجی فضل حسین اور شفیق احمد کی طرح سماج دشمن عناصر ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں بیگ صاحب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ بات در حقیقت یہ ہے کہ بعض برے اور جرائم پیشہ افراد نے معزز انسانوں والے حلیے اختیار کر کے اپنے نام کے ساتھ حاجی یا مولانا لگا لیا ہے، اور یہ معاشرتی ناسور اپنے بہروپ سے سادہ لوح انسانوں کو دھوکہ دے کر مستند مولانا اور حاجیوں کا نام بدنام کرتے ہیں۔ قصہ مختصر، میں نے باری باری ان میاں بیوی کے چہروں کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے معنی خیز انداز میں کہا، یہ راز آپ لوگوں نے پا ہی لیا کہ عقل بادام کھانے سے نہیں، دھوکہ کھانے سے جاگتی ہے۔